अपने को अब इस वर्ड को देखो आप, इस वर्ड को अपने को याद नहीं करना है। ये वर्ड है वेरी सिमिलिटेड, वेरी सिमिलिटेड। अब ये वर्ड को पकड़ लो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रुथ या रियल। तो वेरी सिमिलिटेड का मतलब हुआ कोई बात सत्य सिद्ध होती है, सत्यभाष प्रभावित होती है आपको। नमस्कार मेरे साथियों, सभी भाई बहनों को जय श्री राधे। हम लोगों ने सीजीएल मेंस सीरीज का पहला चैप्टर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 1 से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस उस लेवल के थे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आज डे सेकंड है। डे सेकंड में हम 11 से 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो बिगिनर हैं, जो एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या किसी भी कंपटीशन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग गाइड फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को यहाँ से बहुत अच्छा, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ बच्चे जब कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे अभी के ही एग्ज़ाम में आया जो आपने करवाया, या हमारे टैब में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जब वो बच्चे ऐसा बताते हैं कि सर हमारे टैब के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, या वो एग्ज़ाम्स में आ भी रहे हैं, तो ये एक काफ़ी सेटिस्फेक्शन देता है ऑन ग्राउंड लेवल पे। बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है। तो आपके पास वही क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया जा रहा है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाए। आज कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बीच में डिस्कस होंगी, जिसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख लेंगे, आराम से सुन पाएंगे उसे, तो वो वाक़ई ही आपका छोटे-छोटे 2-3 रूल्स मैं आपको आज बताऊँगा स्पेलिंग को लेकर के, और वर्ड्स मीनिंग को लेकर के, और पैराजम्बल को लेकर के। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तभी। और वो थोड़ी-थोड़ी बातें ही आपके लिए एग्ज़ाम में एडिशनल नंबर, जो बोलते हैं ना कि बाकी से एक्स्ट्रा नंबर कैसे आएँगे? तो बाकियों से एक्स्ट्रा नंबर लाने का माध्यम वही है, ठीक है? तो अगर आपने इस सीरीज़ के क्वेश्चंस हमारे आपने 1 से 10 नहीं देखे हैं, तो आप लोग 1 से 10 पहले जाके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है? और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस हमारे कौन से? 11 से लेकर हम लोग 20 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा आराम से देखना, और अगर समय नहीं हो अभी, तो इवन यू कैन स्किप लेटर, आप आराम से देखें। बट मेरा मकसद यही है कि सिलेक्शन के लिए ही आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है? चलो भाई शुरू करेंगे। और शुरू करते हैं तो हमारी एक प्रथा है, हम लोग हमारे प्रभु को, हमारे बांके बिहारी लाल को नहीं भूलते हैं। हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। अभी कल परसों किसी बच्चे ने एक कमेंट किया, जिस कमेंट का मुझे रियलाइजेशन बाद में हुआ। उस बच्चे ने उस कमेंट के अंदर बहुत ही प्यारा जय श्री जगन्नाथ लिखा, लेकिन साथ में उसने जगन्नाथ जी की उसने प्रतिमा भी बना दी एक सिंबल्स के थ्रू। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बच्चे ने ये चीज़ ऐसी बना दी है। वाकई ही मुझे बहुत आनंद मिला, और इस नाम में वैसे ही बहुत आनंद है। इट इज़ बियॉन्ड एनी कास्ट, बियॉन्ड एनी क्रीड, और रिलीजन के भी ऊपर है, धर्म के ऊपर है ये नाम। तो आप जो भी बच्चे हैं, आप मेरे सभी खास हैं और मेरे दिल के बहुत ही पास हैं, तो रिलीजन डजंट मैटर, जस्ट बी हैप्पी ऑलवेज। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग किया हुआ वर्ड। तो पहले वर्ड को ध्यान से पढ़ो, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट होता है उत्तराधिकारी। तो DESCENDANT, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कई बार आपको एग्जाम में यहाँ पे ई लगा हुआ मिलेगा, तो समझ लेना वो गलत है। यहाँ पर कई बार एग्जामिनर ई डाल के आपको देगा डिसेंडेंट के अंदर, तो वो मत पकड़ना। डेंट, डिसेंडेंट में DANT आता है, तो ये सही है। ये होता है डिजीज्ड। डिजीज्ड होता है मर जाना, इस तरीके से आता है, या कोई चीज खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, वहां पे यही स्पेलिंग होती है इसकी। ये वैसे तो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी ये होती है। लास्ट में डी लगा रहे हो तो डिजीज्ड बन गया है, यानी कि ये समाप्त हो चुका है। तो ये भी स्पेलिंग बिल्कुल क्या है? करेक्ट है।
ठीक है। और ऐसी ही एक स्पेलिंग और होती है, डिजीज की स्पेलिंग में कई बार आपको गलती देगा, तो वहां बचना है कि डिजीज की स्पेलिंग ये वाली होती है, डी आई आता है पहले, फिर एस ई ए, फिर एस ई आता है। ठीक है, यहाँ बचना पड़ेगा, कई बार एग्जामिनर यहाँ पर आपको डी ई करके दे देगा, तो वहां बचना। ये है डेसिमेट, और डेसिमेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, विनाश, इस प्रकार से होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अपनी डेसिमेट की स्पेलिंग भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेलिंग गलत है, और ये डिसेंडेंट का ही एक छोटा रूप बना करके कई बार एग्जामिनर मिला देते हैं, तो ये मिलावट है, ये वाली स्पेलिंग गलत है, बाकी सारी स्पेलिंग्स क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी बात पकड़ने का प्रयास करना कि जैसे आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स जिनका प्रीफिक्स डी आता है, डी ई, उनके दो तीन मीनिंग निकलते हैं। जैसे एक तो आता है टेक अवे, टेक अवे के सेंस में आता है, कोई चीज ले जाना किसी से, इस सेंस में आता है टेक अवे के सेंस में। एक सेंस में आता है गोइंग डाउन के सेंस में, गोइंग डाउन के सेंस में आता है। इस प्रकार से डी जो वर्ड पकड़ोगे आप, डी ई, ये अगर आप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के पहले लगना और उसके मीनिंग को चेंज कर देना। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इसको पकड़ोगे बात को, तो आपको समझ आएगा भाई, जो डी ई से मोस्ट ऑफ द वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ना, उनका मतलब होता है यहाँ तो कोई चीज लेकर के चले जाना, यानी कि समाप्त कर देना, विनाश कर देना, टेक अवे, किसी से मतलब मान लो दूर ले जाना उस चीज को, इस सेंस में। और गोइंग डाउन, गोइंग डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे के स्तर पे जाना, उस सेंस में आता है। जैसे आप यहाँ भी देखो, तो आपने ये पढ़ा डेसिमेट, तो डी ई लिखाया, और डेसिमेट हमारे पास में वर्ड क्या बना फिर, डेसिमेट का मतलब बना डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय क्या होता है, विनाश करना। आप डेस्ट्रॉय में भी देख रहे हो डी ई हमारे पास में आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, डी ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका मतलब हुआ भाई समाप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना। जैसे आप एक वर्ड और पढ़ोगे, एक वर्ड आता है डेक्लाइन, डेक्लाइन क्या होता है, पतन होना किसी का, तब भी वहां पे ये वर्ड आता है डेक्लाइन, है ना। आप पढ़ते हो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड वर्ड में भी आप देखो तो ये हमारे पास में डी ई आता है। जब आप डिप्रेस्ड वर्ड को पढ़ते हो, तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, किसी का पतन ही तो हो रहा है, कोई नेगेटिव वर्ड हुआ ना, पतन होना किसी का। अगर कोई डिप्रेस हो रहा है, तो उदास है, हताश है। उदास और हताश व्यक्ति क्या होगा, वो उसका वो गोइंग डाउन ही हो रहा है, वो उसका समाप्ति हो रहा है वो। तो डिप्रेस्ड हो गया, डिक्लाइन हो गया। ऐसे आपने डेस्ट्रॉय पढ़ा, डेसिमेट पढ़ा। यहाँ आप देखते हो डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट का मतलब क्या है, गोइंग डाउन के सेंस में, यानी कि आप देखो तो ये उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी तो इससे पहले यहाँ पर पहले कोई इसके दादाजी रहे होंगे, एंसेस्टर्स में, पूर्वज में रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पापा जी आए होंगे। फिर तीसरे नंबर पे लेवल में भी डी अगर आता है, तब भी लेवल में भी आएगा, तब भी डी ई जब आ जाए, तो इसका मतलब समझ लेना कि इसका मतलब हमारे पास में हो रहा है या तो स्तर में नीचे, स्तर, लेवल में नीचे, या फिर अपने पास में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में फंसना, जैसे डिक्लाइन में पतन होना, डिप्रेस्ड में उदास होना, और या फिर आप जो देखोगे वो डेस्ट्रॉय के सेंस में। और इस प्रकार से ये वर्ड हमारे पास में आता है। ठीक है, तो डी ई को पकड़ लेना, ये वर्ड पकड़ोगे तो हो सकता है एग्जाम में कई बार अपने को नहीं पता लगे, बट फिर भी अपना क्या है, आंसर करेक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, इससे ही अपन दो तीन बातें और समझने का प्रयास करना। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ। जैसे मान लो डिक्ट है, डिक्ट हमारे पास में क्या है, डिक्ट हमारे पास में ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, अब डिक्ट, इसका मतलब होता है स्पीक या से, स्पीक या से, कहना या बोलना, ये डिक्ट का मीनिंग होता है। जैसे देखो, आपने ये वर्ड सुना होगा प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट में डिक्ट आ रहा है, इसका मीनिंग होता है कुछ भविष्यवाणी करना, मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो आप वर्ड को अपन को इस तरीके से याद करना है। जैसे मान लो हमारे पास में डिक्ट आया, आपको पता लगा डिक्ट का, डिक्ट हमारे पास में रूट वर्ड है, और डी आई सी टी, डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। जैसे प्रेडिक्ट, तो प्रेडिक्ट आप सुनते हो ना, किसी ने भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्ट किया है ना। या कॉन्ट्राडिक्ट आप सुनते हो, कॉन्ट्राडिक्ट में क्या आ रहा है, डिक्ट आ रहा है,
कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी बात से विरोधाभास होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, ये सुनते हो आप। फिर आता है वर्डिक्ट। ये वर्डिक्ट में भी क्या आ रहा है? डिक्ट आ रहा है। इसका मतलब होता है फाइनल डिसीजन आना। फिर डिक्शनरी हमारे पास में आ रहा है। डिक्शनरी में क्या आ रहा है? डिक्ट हमारे पास में आ रहा है। तो फिर डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्द कोश कोश होता है, जिसको हम लोग जो हमारे को काफ़ी सारी बातें बताता है। फिर एक आता है डिक्टेशन। डिक्टेशन में डिक्ट आ रहा है। डिक्टेशन का मतलब भी होता है कथन करना, बोलना या कहना। तो ये डिक्ट वर्ड से बने हुए रूट वर्ड से बने हुए सारे के सारे वर्ड आ गए। अब देखो समझना क्या है, आप अगर रूट वर्ड पकड़ लेते हो ना, तो आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास में वर्ड है वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट का मतलब क्या था कि किसी फैसला देना, फैसला आया, वर्डिक्ट आया। अब इसका आप वी आर पकड़ लो। वी आर रूट वर्ड है, और वी आर का मतलब होता है ट्रुथ या रियल। ट्रुथ या रियल। अब यहां से अपन को वर्ड्स देखो, ठीक है। अपने को अब इस वर्ड को देखो आप। इस वर्ड को अपने को याद नहीं करना है। ये वर्ड है वेरी सिमिलिटेड। वेरी सिमिलिटेड। अब ये वर को पकड़ लो। इस वर का मतलब क्या होता है? ट्रुथ या रियल। तो वेरी सिमिलिटेड का मतलब हुआ कोई बात सत्य सिद्ध होती है, सत्यभाष प्रभावित होती है, आपको आपको लगता है सत्य है ये, वो होता है वेरी सिमिलिटेड। और ये किस वर्ड से बना? आपने रूट वर्ड पकड़ा वर, तो वर से आने वाले जो भी सारे वर्ड होते हैं वो इसी प्रकार के होंगे, सत्य की बात करेंगे। जैसे आया वेरिटेबल। वेरिटेबल क्या होता है? एक हैबिट होती है सत्य बोलने की आदत। अवर, एवर क्या होता है? अवर होता है जो बात सत्य सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। और वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी होता है रियल, जो बात सत्य है। तो आप समझो जहां पर वर वी ई आर आ रहा है, ये वर्ड का मीनिंग होता है, रूट वर्ड का मीनिंग है ट्रुथ या रियल। अब वहीं आप उस तरफ गए तो डिक्ट का मतलब क्या था? स्पीक या से था। और इसी प्रकार से मेरे बंधु अपन को एग्जाम क्रैक करना है। अपने को रूट वर्ड्स पकड़ोगे, हर एक चीज का मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। अगर अपन रूट वर्ड्स पकड़ेंगे, अगर अपन हर एक रूल को फॉलो करेंगे, जैसे स्पेलिंग रूल, मैंने एक, आप देखो एग्जाम से पहले सब बच्चे एक काम कर लेना, जो भी बच्चे हैं ना वो दो बातें जरूर आप देख करके जाना। एक तो स्पेलिंग रूल्स, जितने भी स्पेलिंग रूल्स मैंने बना रखे हैं उसको जरूर एक बार वॉच करके जाना, बिकॉज दो स्पेलिंग रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं। और दूसरी उससे ऊपर बात यह है, जो भी पीवाईक्यू सेशंस है वो सब देख करके जाने हैं एग्जाम से पहले, बिकॉज जब आप पीवाईक्यू सेशंस देखते हैं वहां पर कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस होते हैं जो पहले ईयर के क्वेश्चंस के बने हुए हैं। अब तो बंद कर दिया, अब तो प्रीवियस ईयर्स नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो पहले बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, ठीक है। तो वो जाकर के आप चेक करना। हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो गिवन ऑप्शन का सही रिपोर्टेड स्पीच है, यानी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना वैसे। क्या लिखा हुआ है? राघव सेड टू मीना, राघव ने मीरा से कहा, आर यू अपसेट विद मी, क्या आप मेरे साथ में अपसेट हैं। सिंपल सी बात पकड़ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस चेंज होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो अंदर का टेंस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर यू अपसेट विद मी, क्या आप मेरे साथ अपसेट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टेंस है वो चेंज होगा। नरेशन में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि प्रेजेंट पास्ट में जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, और ये है क्या? ये जो टाइप है ना, 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नरेशन में, ये वाला जो टाइप है इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेड होता है वो चेंज होता है किसमें? आस्क्ड में। तो एक बात तो है कि राघव आस्क्ड मीरा आएगा, तो यहाँ पर राघव आस्क्ड मीरा है, यहाँ पर भी है। राघव आस्क्ड मीरा यहाँ पर भी है। राघव आस्क्ड मीरा यहाँ पर भी है। और राघव आस्क्ड मीरा यहाँ पर भी है। दूसरी बात, जब हम ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन चाहिए होती है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर कंजंक्शन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है,
अगर ये WH वर्ड से होता तो सेम WH वर्ड ही आता है, लेकिन ये WH वर्ड से तो है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कंजंक्शन अपन को लगानी पड़ेगी इफ या वेदर। तो इसमें इफ है, इसमें इफ है, इसमें इफ है, इसमें वाई दिया हुआ है, WH वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला निकाल दो। अब 3 हमारे पास में बचते हैं। इफ शी वॉज अपसेट विद हर, देखो क्या लिखा हुआ है, आर यू, राघव सेड टू मीरा आर यू, तो ये जो यू आ रहा है ये किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है, मीरा के पास जाएगा, तो यहां पर शी आना चाहिए। तो शी यहां पर आ रहा है, शी यहां पर आ रहा है, शी यहां पर आ रहा है, वॉज वर्ब में जाएगा तो वॉज अपसेट यहां पर भी है, वॉज अपसेट यहां पर भी है, और वॉज अपसेट यहां पर भी है। अब दूसरी बात क्या है, आर यू अपसेट विद मी, मी जो है हमारा किसके पास जाएगा, हमारे सब्जेक्ट के पास, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए जाएगा किसके पास में, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, राघव, और राघव एक लड़का है, इसलिए हमारे पास में ये लास्ट में हर तो आएगा नहीं, हर निकाल दो। मी आएगा नहीं क्योंकि प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्या आएगा, हिम आएगा। तो करेक्ट क्या है, राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज अपसेट विद हिम। बस इतना ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बड़ा टेक्निकली करना, हर एक चीज को टेक्निकली फॉलो करना, एलिमिनेट करते जाना। जैसे ये वाला हमने यहाँ से थर्ड वाला हम लोगों ने एलिमिनेट किया तो हमारा काम हो गया, फर्स्ट वाला हमने एलिमिनेट कर दिया था तो हमारा काम हो गया था। बाकी देखो, अगर अब ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में जिस तरीके से समझाया जा सकता था, समझाने का पूरा आपको प्रयास कर रहा हूं मैं। फिर भी किसी बच्चे को अगर नरेशन में कोई भी डाउट है तो नरेशन के हमारे 3 सेशन बने हुए हैं, नरेशन के 3 सेशन है, एक में पूरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो डिटेल की एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी, और फिर एक PYQ है, और एक बेसिक रूल है ये समझने का भाई किस प्रकार से हम लोग प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। तो ये 3-4 सेशंस हैं, मैं पिन कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को ये मान लो इस तरीके से नहीं समझ आता है कि सर मैंने तो पहले पढ़ा ही नहीं हुआ, तो बेसिक पढ़ा होगा तब समझ आएगा ना भाई किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग स्टेप उठा करके चलेंगे, एक एक स्टेप उठा करके आगे बढ़ेंगे, तब हमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी। हम एकदम जंप तो फिर मार नहीं पाएंगे, तो वो काम तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जैसे आपने पढ़ा इस चीज को, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी अपने आप ही मिलती चली जाएगी, ठीक है। और ये देखो, ये इंस्टाग्राम आईडी है, किसी बच्चे को PDF चाहिए होता है, यहाँ मुझे आप DM कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ये टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी पे जाकर के एक बार फॉलो कर लेना, वहाँ इस क्लास का PDF आपको सीधा ही मिल जाएगा, ठीक है। और सीधा PDF तो मिलेगा ही। नेक्स्ट जो भी क्लासेस रहेंगी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग इसी जो PDF है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, और उसी के माध्यम से हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है जी। चलो भाई आगे की ओर बढ़ेंगे, है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें क्या करना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमें सेलेक्ट करना है, किसमें, एक्टिव वॉइस के अंदर। जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि एक्टिव का पैसिव बनाना होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है, एग्जामिनर बोल रहा है मैं आपको पैसिव दे रहा हूं, आप क्या बना के दिखाओ, मुझे एक्टिव बना करके दिखाओ। एक बहुत ही खास बात है, जब भी एग्जाम देने बैठो ना, नरेशन और पैसिव वॉइस में एक फर्क होता है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं रूल्स बच्चे। नरेशन में क्या होता है, नरेशन में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नरेशन में टेंस जो होता है वो चेंज होता है। चेंज का मतलब है, जैसे प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट किस में बदलेगा आपका, पास्ट में बदलेगा, ठीक है। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में एक बात मान लेना कि टेंस उसी घर के अंदर रहता है, उसी परिवार के अंदर रहता है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा। पैसिव वॉइस बड़ा ये वफादार टॉपिक है, नरेशन दगाबाज है। नरेशन क्या करता है, नरेशन क्या करेगा, आपको उलझा लेगा और आपको क्या बताएगा भाई प्रेजेंट पास्ट में जाना है कि नहीं जाना, क्या करें क्या ना करें। लेकिन पैसिव वॉइस में सिमिलर जो फैमिली के टेंसेस हैं उसी में रखना पड़ता है, ठीक है। चलो यहां देखो, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, क्या बोल रहा है, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी हमें हैज हैव है तो हैज हैव वाला ही हमारा कोई आंसर होगा। यहां लिखा हुआ है फोर्थ में, समवन कंप्लीट्स द टास्क, ये निकाल दो, टेंस ऊपर नीचे हो गया, है तो सेम टेंस में, बट ये वाला रूल नहीं बनेगा। समवन विल बी कंप्लीटिंग द टास्क, ये निकाल दो, ये तो भविष्य का हो गया। अब दो बचते हैं, एक जिसमें लिखा हुआ है समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क,
और दूसरा है समवन हैज बीन कंप्लीटिंग द टास्क। अपने को समझना क्या पड़ेगा मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव होती है सीधी भाषा इंग्लिश की, है ना, डायरेक्ट जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं वो वाले सीधे सेंटेंस, जो टेंसेज में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो वाले सेंटेंस। जब वो सेंटेंसेस हैं तो हमें पता है कि हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये वाला भी निकल गया। हमारा करेक्ट क्या बना, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क, ये हमारा एक्टिव का था। इसका पैसिव क्या बना था, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, है ना। ये इतना सा ही आपको समझना है, इससे ऊपर कुछ नहीं करना है। एक रूल मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मान लो क्या हो, पैसिव वॉइस का एक बार फास्ट रिकेप मैं आपको देता हूं। जहां पर पैसिव वॉइस में आपको आईएनजी मिल जाए वहां पर आपको एक्टिव में सॉरी एक्टिव वॉइस में आपको आईएनजी मिल जाए, पैसिव में कर देना क्या, पैसिव में कर देना गिवन वर्ब का बीइंग। अगर आपको एक्टिव के अंदर क्या मिल रहा है, हैज हैव या कोई भी हैज हैव विल हैव या हैड थर्ड फॉर्म साथ में मिल रही है, तो इधर सिर्फ इतना लगाना बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ चेंज नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। और ये जो है ना दो रूल, ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के 6 रूल्स कवर करते हैं, 6 टेंसेस कवर करते हैं, ठीक है। और मोडल्स भी जैसे हैं, तो मोडल्स में क्या करना, मोडल्स मान लो आपके पास में आया एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे आपके पास में कैन आ गया, आपके पास में कुड आ गया, मॉडल्स जो भी वर्ड आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, जो भी आए, उनके साथ में बस बी लगा करके और थर्ड फॉर्म को लगा देना, अपना काम हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है भाई सभी को, इतना काम कर लेना। अगर आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी वाले में बीइंग में चेंज करना, एक्टिव में आईएनजी, पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो लगती है, ये तो जग जाहिर है। फिर अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, चाहे हैजव के साथ है, चाहे हैड के साथ है, चाहे विल हैव के साथ में है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना, हमारा ये काम भी यहां से हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोडल्स चेंज मत करना। मोडल्स जैसे लिखे हुए एज इट इज उठाओ, डालो, कॉपी पेस्ट करो, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, हमारा काम हो जाएगा भाई। क्लियर है सभी को। तो इसी वजह से क्या बनाइए, समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। क्लियर है भाई सभी को, है ना। और देखो मैं ये बात आपको बोलता हूं कि आप है ना, दो बातें दिमाग में रख के चलना। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ, अरे आगे भाई आपके लिए है, अभी बात करी और अभी आपके सामने वही क्वेश्चन, आपका तो बल्ले बल्ले हो गई है। एक क्वेश्चन करें उससे पहले मैं एक दिल की आपको बात बोलना चाहता हूँ, जो एक फैक्ट है, एक सच है। मैं हर बार बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि यार ना, आप लोग एक बात को समझने का प्रयास करना, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स आपसे जुड़े हुए हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स के सपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके कदमों के साथ में वो पेरेंट्स के ड्रीम साथ साथ में चल रहे होते हैं। ये बाहर जाने के बाद में आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको किसी झांसे में नहीं फंसना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आएंगी, आपका मन करेगा कि यार इससे दोस्ती कर लेता हूँ, इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। आपको कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। रिमेंबर कि आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि आपके कदम घर पे वापस लौटेंगे और उनका सपना पूरा करके लौटेंगे। तो जब घर से बाहर निकलो, दिमाग में एक आइडेंटिटी रखना कि मैं घर से बाहर क्यों आया था, अपने पेरेंट्स के लिए। बाहर जाके भूल मत जाना, मैंने देखा है यार, रोज देखता हूँ, कोचिंग सेंटर्स के बाहर बच्चे निकल रहे होते हैं, गर्ल्स बॉयज निकल रहे होते हैं, और नॉट फॉर एवरीवन, सभी के लिए नहीं है। इसलिए बोलता हूँ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज से बच करके आगे निकल पाएंगे। जनरेशंस चीजें ऐसी आ रही है ना, क्या कर सकते हैं। तो आपको भाई पूरा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, सत्य वचन बोल रहा हूँ, है। सत्य सच से याद आया कि वेरासिटी का मीनिंग क्या होता है, वेरिटेबल का मीनिंग क्या होता है। हमने अवर पढ़ा, अवर का मीनिंग क्या होता है। वर, जहाँ पे वर्ड आ गया वहां पे वर का मतलब क्या होता है, वर होता है पति, है ना, वर बोलते ना। तो वर क्या होता है, पति क्या होता है, सच्चा होता है। तो जहाँ पे वर VER रूट वर्ड हो रहा है, वहां पे मान लो सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, उसका मीनिंग होगा सत्य से रिलेटेड, रियल, फैक्चुअल। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चलो अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन
दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बताता है। जैसे देखो, वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन। अब क्लियर है, जहां पर भी एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में आपको वो मॉडल्स चेंज नहीं करना है। साथ में छोटा सा काम करो, बी लगा दो, और कौन सी फॉर्म लगानी है वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, आपका काम आ जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे पहला देखो, बुक्स वर है, निकाल दो भाई, चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। बुक्स आर है, आर निकाल दो भाई, ये भी नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं है। बुक्स कुड भी, ये कंफ्यूज कर सकता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें डिलेमा में नहीं जाना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनता है वो एक ही फैमिली के टेंस में रहता है, प्रेजेंट प्रेजेंट में रहता है। वैसे ही जहाँ पे मोडाल्स आएंगे, मोडाल्स का वही फॉर्म रहेगा, सिर्फ बी लगाना है साथ में। तो वी कैन बाय, बुक्स कैन बी, क्लियर हो गया। बुक्स कैन बी बॉट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन, बात खत्म हो गई। इस वाले की तरफ देखो ही मत, आंखें ऐसे मीच लो कि मैं देखता ही नहीं, पर देख लेना एग्जाम में, एग्जाम में देख लेना, कहीं आंखें मीच लो, एग्जाम में नहीं मीचनी है। यहाँ प्रैक्टिस करते समय मीच सकते हो, एग्जाम में आंखें नहीं मीचनी है, एग्जाम में तो आंखें खोलनी है। समझ रहे हो बात को? ये एग्जाम में आंखें बंद नहीं करनी है। वो देखो, आपका सारथी आपके साथ एग्जाम में जाएगा एग्जाम देने के लिए, आपका माइंड, उसको वहां पर एक्टिव रखना है। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. पढ़ते हैं भाई ध्यान से, बोल रहा है कि आपको अंडरलाइंड वर्ड का हमें एक रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है भाई अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसमें कोई एरर है ही नहीं, तो अपन इसको फिर एज इट इज क्या कर देंगे, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर, कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं चाहिए। एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामाटिस्ट। जो ड्रामा राइटर है उनका जो एडवर्ड सेकंड है वो ज़्यादा ट्रेजिक है उसके अदर प्लेस की तुलना में। अब देखो, समझना, ये जो ट्रेजिक वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है हमारे पास में, है कि नहीं है? ट्रेजिक क्या है? एडजेक्टिव है। आप देन लगा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर किससे कर रहे हो? आप कर रहे हो सम अदर प्लेस से। तो जब कंपेयर कर रहे हो तो या तो इस जो वर्ड है एग्जैक्ट वर्ड, अगर इसकी कंपेरेटिव डिग्री बन सकती, जैसे होता मान लो अपने पास में थिन, तो थिन की अपन कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं थिनर, बना सकते हैं ना, थिनर। वैसे स्मार्ट, तो स्मार्ट की अपने कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं स्मार्टर। लेकिन ट्रेजिक की जो वर्ड है ट्रेजिक, इसकी अपने ट्रेजिकर ट्रेजिस्ट नहीं बना सकते, है ना? वो जो बोला ही नहीं जा रहा तो बनेगी कैसे? ठीक है, तो इसको नहीं बना सकते। और आपको समझना पड़ेगा फिर इसके लिए हमें यहाँ पर उस डिग्री का वर्ड होना चाहिए, यानी कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड होना चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ये लिखा हुआ है एज लीस्ट ट्रेजिक एज, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड, ये कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं है। द मोस्ट ट्रेजिक, मोस्ट कहाँ का है? सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, तो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपेरिजन हो रही है ना, तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी नहीं चाहिए। फिर लिखा हुआ है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं चाहिए। ये गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन चाहिए। तो क्या आएगा? लेस ट्रेजिक देन, ये वाला बिल्कुल सही है। एडवर्ड सेकंड इज लेस ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट के द्वारा लिखे गए प्लेस में जो एडवर्ड सेकंड है वो कम ट्रेजिक है, बाकी ज्यादा क्या है, बाकी सारे जो है ज्यादा ट्रेजिक है, ज्यादा कोई कई प्लेयर्स होते हैं ना जिसको देख करके मन में ऐसे दुख की भावना ही आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को आप देखते हो, आपको लगता है कि हम इस व्यक्ति के लिए, हमारे मन में ऐसी भावना आ गई है, ऐसे, ये भाई इसके साथ तो बड़ा गलत हो रहा है यार, है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार अच्छे इंसानों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है, जैसे मेरे मन में कई बार ऐसी भावनाएं बहुत आती है। मैं बोल भी देता हूँ कि यार ना, यार इसके साथ बुरा हो रहा है, मैं चल के इसकी हेल्प कर देता हूँ। I do it a lot. I'll tell you the truth that I have this tendency of going out and helping people. But
फिर वो क्या होता है कि वो आप हेल्प कर देती हो ना ज़्यादा भी, तो वो भी आपके लिए काम खराब कर देती है। तो इट हैज़ बिकम दैट यू नीड टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू नीड टू बी वेरी, वेरी केयरफुल टू होम टू हेल्प एंड टू नो नॉट टू हेल्प। किसको हेल्प नहीं करना है, किसको हेल्प करना है, ये समझ आना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि ये समझ आ जाए भाई मुझे इसकी तो हेल्प करनी है और इसकी नहीं करनी है। कई बार आप देखोगे भी, आप असमंजस में होते हो, यार मैं इससे बात करूँ कि नहीं करूँ? मैं यहाँ कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ? ये समझ डेवलप करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये आना खुद के अंदर ही एक आर्ट है। मैं तो बोलता हूँ हमारा माइंड जो है ना, इट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट मशीन। हमारा दिमाग सबसे खतरनाक मशीन है। आप देखो कितने ही लोग, कुछ नहीं होता उनके पास में, चमत्कार कर देते हैं, मैजिक कर देते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ देयर ब्रेन। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर कुछ भी नहीं कर पाते। वो गलत नहीं होते। बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग देखे हैं मैंने, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। एवरीथिंग इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वन मशीन एंड इट कैन डिस्ट्रॉय और इट कैन क्रिएट, और कैन क्रिएट, आई थिंक सो। तो चलो भाई अपने पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा मोटिवेशन आपको खराब कर जाएगा। एग्ज़ाम पे पहले फोकस करना अपना काम है, ठीक है? आ जाओ मेरे बंधु। हमारे जो पैटर्न का सबसे खतरनाक टाइम आ चुका है और ये है पैराजंबल के क्वेश्चंस। पैराजंबल के क्वेश्चंस ऑलवेज ही बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे ट्रिक्स बताई थी पहले वाले सेशन में, आज भी वैसे ही खतरनाक ट्रिक्स आपको मैं इसको सोल्व करने में रिवील करने वाला हूँ। आप कहोगे सर काम बन गया बस, एग्जाम में पैराजंबल गलत नहीं होगा। पहले पढ़ते हैं ध्यान से। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Coherent क्या होता है? स्पष्ट। तो आपको ये जो पैराजंबल जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं और इसको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल अपने को पैराग्राफ बनाने के लिए, ठीक है? ध्यान से पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है? Many fitness trainers encourage their clients to include these foods in their diet to build muscles. बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं देयर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स को, टू इंक्लूड दीज फूड्स। देखो ये नाउन आ रही है, दीज फूड्स, फूड्स की बात हो रही है, मतलब ये फूड्स कहीं ना कहीं पहले इसका वर्णन किया हुआ है, तो ये अपनी बिगिनिंग लाइन नहीं हो सकती, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। Power foods can be included in your everyday diet in a variety of ways. पावर फूड्स है ना, फूड्स की बात हो रही थी तो पावर फूड्स आ गया है। पावर फूड्स हमारी डाइट में कई तरीके से इंक्लूड किए जा सकते हैं। सी क्या है? द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स knowing how to cook them properly, buying seasonals produce and recognizing your preferred flavor profile। और पावर फूड्स क्या होते हैं? मोस्ट कब काम आते हैं? जब हमें पता लग जाए कि उन्हें कैसे कुक करना है, कैसे हमें सीजनल प्रोड्यूस और कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फ्लेवर जो है हमारी प्रोफाइल के लिए प्रीफर्ड रहेगा। प्रीफर्ड मतलब हमारे काम का हमारे पसंद का रहेगा या हमारे लिए फेवर में रहेगा। आगे देखो, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स। पावर फूड्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में हाई होते हैं, पौष्टिक होते हैं, सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। उनमें क्या होता है? फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और मिनरल्स होते हैं। यानी हमें ये समझना पड़ेगा भाई, इस पैराग्राफ को पढ़ के तो इन सेंटेंसेस को पढ़ के तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन देखा जाए तो क्या आंसर लगाते आप? अगर लगाते तो 1 मिनट लेकर के सोचो आप। ये वाला तो इसकी बिगिनिंग नहीं है, डेफिनेटली ये बात श्योर है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये जो फूड्स है ना, ये जो फूड्स हैं, दीज फूड्स आ रहा है ना, तो दीज फूड्स ये पावर फूड्स की बात कर रहा है। और पावर फूड्स किस में आ रहा है? पावर फूड्स यानी नाउन है, नाउन से बिगिनिंग हो रही है सेंटेंस की, तो ये नाउन एक तो यहाँ पर आ रही है।
और एक मैं देख रहा हूँ डी में हमारे पास में पावर फूड्स आ रहे हैं, यानी पावर फूड्स की मैं अगर बात करता हूँ तो दो जगह पे हमारे पास में आ रहा है। तो या तो ये बिगिनिंग हो बी, या तो डी बिगिनिंग हो, क्योंकि ये बिगिनिंग नहीं हो सकती। ये पावर फूड्स के बारे में उसकी डिटेल दे रहा है, तो ये बिगिनिंग नहीं हो सकती। अब या तो बी बिगिनिंग है या फिर डी बिगिनिंग है। दोनों को ध्यान से पढ़ो भाई, बी और डी कहाँ दिए हुए हैं? इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें बी है, इसमें ए है। इसको तो निकाल दो, ये निकल गया। हमारे पास बच रहा है डी पे 2 है और बी पे 1 है। तो देखो ये भी तरीका होता है, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन से शुरू दे रहा हूँ ना, जैसे डी से 2 दे रहा है, तो चांसेस ये रहते हैं 99% कि डी वाला 2 दे रहा है तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, बी वाली इसकी बिगिनिंग नहीं हो सकती। लेकिन हम लॉजिक ढूंढेंगे और लॉजिक के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। दोनों लाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे, बी और डी को। बी लिख रहा है पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। बोल रहा है कि पावर फूड्स को हमारे डाइट में हम लोग कई तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। डी क्या बोल रहा है? पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये वाली बात जो है ना, ये बिगिनिंग है, क्योंकि ये बता रही है इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रही है, इसकी विशेषताएं बता रही है ये, कि पावर फूड्स की विशेषताएं क्या क्या होती है। क्योंकि डाइट में इंक्लूड करने वाली बात तो आप बाद में बोलोगे ना। तो ये इसकी बिगिनिंग है, डी। डी इसकी बिगिनिंग है। अब हमें देखना है कि डी के बाद में हमारे पास में सी आएगा या फिर बी आएगा या फिर ए आएगा, क्योंकि ये तो निकल गया फिर। अब डी के बाद में बी आए या डी के बाद में ए आए? डी के बाद में क्या आ सकता है देखते हैं। पावर फूड्स पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। ठीक है, ये तो हो गया। बी ध्यान से पढ़ते हैं, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। और ए दिया हुआ है, मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। देखो ये वाला सही होगा इसका। ये डी के बाद में हमारे पास में क्या आएगा? डी के बाद में हमारे पास में ए आएगा और फिर यही वाला सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग्स कि यहां देखो डी में क्या बात कर रहा था, डी में वह बता रहा था पावर फूड्स की विशेषताएं बता दी। अब हम लोग अगर ए की बात करें और बी से ए को कंपेयर करें, तो ये बता रहा है कि एवरीडे डाइट में आप लोग इसको वैरायटी ऑफ वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक जनरल स्टेटमेंट है। मान लो मैं पहले रखूंगा उस कैटेगरी को जो एक वाइडर लेवल पे बात करता है, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा जो जनरल कैटेगरी की बात करता है। जैसे यहां देखो पहले क्या हुआ, पहले सिर्फ फिटनेस कैटेगरी की बात कर रहा है कि फिटनेस वाले जो हैं ट्रेनर्स जो हैं, दे एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट्स टू बिल्ड मसल। इसकी जो खास खास यूज है पावर फूड्स के क्या है कि वो फिटनेस ट्रेनर ही बोलते हैं भाई अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लो। लेकिन एक एडिशनल खासियत और है जो जनरल लेवल के ऊपर है। वो क्या है? वो बोला कि पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वे। पावर फूड्स आप अपनी डाइट के अंदर कई प्रकार से इंक्लूड कर सकते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला करेक्ट होगा। और ये पैटर्न पकड़ना सीखो कि पहले क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है? दूसरी बात पहले ये हमारे को लेकर के जा रहा है वाइडर सेंस के ऊपर, जो लिमिटेड सेंस है, सॉरी वाइडर नहीं, लिमिटेड सेंस के ऊपर लेकर के जा रहा है कि पावर फूड्स को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए जो हानिकारक नहीं हो सकते। फिर एक बात बोल रहा है कि चलो पावर फूड्स जो है वो एवरीडे डाइट के अंदर भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो पहले स्पेसिफिक फिर जनरल। स्पेसिफिक हुआ ना कि पावर फूड्स सिर्फ कहाँ इंक्लूड किए जा सकते हैं, फिर जनरल। ठीक है, तो ये देखो अगर आपने पैराजंबल के सेशन नहीं देखे ना, आप पैराजंबल के 2 ही सेशन देख लोगे तो मैं तो बोलता हूं कि आपका पैराजंबल गलत नहीं होगा। रही बात बाकियों की, तो मैं क्लोज टेस्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं। हम लोग क्लोज टेस्ट के भी ऐसे रूल्स आपको ला के दूंगा, गोल्डन रूल्स। आप बोलोगे सर मजा तो आता है, मजा आता है, आनंद आता है जब चीज़ आपको आती है, जब चीज़ें आपको पता चलती हैं, आप खुद उनको एंजॉय करना शुरू करते हो, तो आपको आनंद मिलता है वहां से। आप खुद बोलोगे सर मजा आता है। जब बच्चे बोलते हैं कि सर कोई गाना गा के सुना दो, तो मैं यही सुना सकता हूँ आपको, मेरी सोनी
मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। इस प्रकार से गा सकते हैं, इससे ज़्यादा अपनी आवाज़ अच्छी नहीं है भाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ो भाई। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। लेकिन ये करना कब है? आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम्स, गेट सेलेक्टेड, बी do whatever you wish to do after that, make your parents happy, then you can sing this song. I can sing this song right now because I have done whatever I had to do, man. ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें अंडरलाइन वर्ड का मोस्ट जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो सेलेक्ट करना है। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? बहुत सीरियस आदमी, ठीक है? येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। फिर भी ये जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनके नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। तो प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं वो स्टर्न है, सीरियस है, ग्रेव है, गंभीर स्वभाव के, स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो आप, स्ट्रिक्ट है। फिर भी क्या है, वो अपने जो सबॉर्डिनेट है, सहयोगी हैं, अधीनस्थ हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। तो अपने को स्टर्न के लिए एंटोनिम ढूंढना है। और बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो सिनोनिम पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम के बाहर आके सर ये हमने क्या पढ़ लिया था, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं आके, ठीक है? तो पहले ही कॉन्सेंट्रेट करो भाई, ऊपर एंटोनिम लिखा हुआ है। पहला वर्ड क्या है? फिलिपेंट। फिलिपेंट बोलते हैं बहुत ही तुच्छ कोई चीज है, तुच्छ कोई चीज है, उससे बोलेंगे ये नहीं होगा। डेजोलेट पहले पढ़ाया हुआ है, जो लेट सोते हैं वो कैसे होते हैं? उदास होते हैं, तो डिजोलेट हो गया। आप ऐसे पढ़ लो, दे सो लेट। जो लेट सोते हैं वो कैसे होते हैं? उदास होते हैं, याद हो जाएगा डिजोलेट, ठीक है? उसके बाद में वर्ड आता है नोक्शियस। नोक्शियस होते हैं जो तबाही मचा देते हैं, ऐसे बच्चे नोक्शियस, ठीक है? बहुत ज्यादा उन्माद करने वाले। आ गया लीनियंट। लीनियंट होता है लापरवाह, लापरवाह, ठीक है? लापरवाही के सेंस में है। या इसको आप लापरवाह की जगह आप इसको ऐसे लो भाई, जिनकी प्रवृत्ति दयालु है, जिनकी प्रति दयालु है, कठोर नहीं है जो, ठीक है, वो होते हैं लीनियंट। तो पहले क्या स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लीनियंट है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, काम करना है तो, नहीं करना तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीनियंट होता है। वो स्टर्न होता है क्या? स्ट्रिक्ट या सीरियस। तो अपने लिए ये वाला क्या रहेगा? बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, लीनियंट इसका सही रह जाएगा, है ना? कई बार आपके साथ ऐसा ही होगा, बात समझना। आपके साथ में क्या होगा मेरे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खास बात बता रहा हूं, एग्जाम में ये दो वर्ड आपको फंसा देंगे। आपको लगेगा कि भाई इसका क्लोज टेस्ट में कौन सा करूं, लीनियंट करूं या नेग्लिजेंट करूं? थोड़ा अच्छे से तो लिखें यार। ये हुई ना बात, ठीक है? लीनियंट और एक नेग्लिजेंट। अब क्या लगता है हमें कि लीनियंट और नेग्लिजेंट हमें लगेगा सिमिलर मीनिंग है, ठीक है? लीनियंट का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रवृत्ति दयालु है, जो किसी पे दबाव नहीं डालता, जो कठोर नहीं है, वो होता है लीनियंट। काम को लेकर के मान लो किसी ने गलती करी तो उसने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, गलती करिए जाने दो, वो होता है लीनियंट। लेकिन नेग्लिजेंट क्या होता है? नेग्लिजेंट होता है कार्य को लेकर के लापरवाही करने वाला। और ये आपके क्लोज टेस्ट में वर्ड्स आते हैं, लीनियंट और नेग्लिजेंट दोनों ही। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो मेरे बंधु आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ एक बात हो रहा है, जो बच्चा यहाँ तक पहुँचता है, जिसने इतना सेशन देख लिया है, देखो मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ नहीं आता है, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी।
I don't understand the algorithm of YouTube. Now, what you can do, you can make it your WhatsApp status. You can share this on Instagram. You can post elsewhere, but you need to share. That's where we'll be able to make many more such sessions. और वहीं हम ऐसे और भी सेशंस बना पाएंगे. We'll have the authority, we'll have the command, तो फिर हम अपने आप बना पाएंगे. ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर के स्टेटस लगा दिया करो. मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे फलाना है. लगाने में क्या जाता है, ऐसे बोलने में क्या जाता है. तो स्टेटस लगाया करो, जिससे थोड़ा क्या है, लोगों तक रीच बढ़ेगी तो विल बी एबल टू मेक मैनी मोर सच सेशंस. इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल. ठीक है, ताकि मैं भी फिर उस तरीके से मेहनत कर पाऊंगा. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. हमें ब्लैंक में फिल करने के लिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है. द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश डैश टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब. फ्रेंड्स ने क्या डिसाइड किया, हमें इसमें फिल करना है कि क्या सही ऑप्शन आएगा. तो फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हमें टाइम पास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्ड्स खेलना चाहिए. और देखो, टाइम पास करने के लिए हमारे पास में एक फ्रेज रहती है. इग्नोर का मतलब तो क्या होता है, नज़रअंदाज करना. तो इग्नोर टाइम तो नहीं कर पाओगे. मूव टाइम, टाइम को, समय को आगे बढ़ाना, ऐसी तो किसी की ताकत हो ही नहीं आज तक की है. ईज टाइम, समय को ईज कर देना, हल्का कर देना. किल टाइम, किल टाइम एक फ्रेज है जो बताती है समय पास करना. द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू किल टाइम वाइल वेटिंग फॉर द कैब. कैब का वेट करते हुए फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हमें समय काटने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड प्ले कार्ड्स, हमें कार्ड्स प्ले करना चाहिए. एंड यू विल, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, यू विल बी एबल टू सी दीज फ्रेजेस. आप बार बार देखेंगे एग्जाम के अंदर ऐसी जो फ्रेजेस हैं, जैसे किल टाइम हो गया, बर्न टाइम हो गया. इनका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स कि आप क्या टाइम पास करने की बात कर रहे हो. भाई टाइम पास कैसे करें, टाइम किल कैसे करें, टाइम बर्न कैसे करें, है ना. वैसे मैंने इससे बताया था कि जैसे हार्ट जो है, हार्ट या तो बर्न होता है, या नहीं सॉरी, हाँ हाँ ऐसा कुछ बताया था कि बहुत अच्छी किसी बच्चे ने बात बोली क्लास के अंदर, ऑफलाइन के अंदर, तब मैंने उस बच्चे को ये बात बताई थी. बच्चे ने बड़ी गजब की बात बोली थी कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो उसने बताया कि जैसे हमारा जो हार्ट है, सर जो हमारा हार्ट है वो पहले क्या होता है, ब्रेक होता है. और जब हमारा हार्ट कई बार ब्रेक हो जाता है लाइफ के अंदर, तो फिर लास्ट में जाकर के वो हार्ट अटैक बनता है. ठीक है, तो इतने खतरनाक बच्चे अब बैठे हैं. मैं भी सोचा यार ये हार्ट बर्न और हार्ट अटैक किस प्रकार से, बट ही वाज राइट दैट हाउ मैनी हार्ट ब्रेक्स यू विल हैव, later it will be converted into a heart attack. ठीक है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल है. जवानी के अंदर बचना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किल टाइम आ गया. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. कमेंट करके बताना भाई किस किस का हार्ट ब्रेक हुआ है आज तक है. फिर वो गाना गाओगे, मेरी सोनी मेरी तमन्ना. लेकिन देखो, सारे मजाक के बीच में, सारी मौज मस्ती के बीच में, एग्जाम पे भैया फोकस कर लेना. एग्जाम क्रैक करके आना है. जैसे वो उस फिल्म में ना कि बोलती कि मैडम जी फाइनल मैच खेलने के लिए जा रहे हैं चक दे इंडिया के अंदर. हाँ, तो जब भी आप फाइनल एग्जाम देने के लिए जाओ ना, तो हार के मत आना, लौट के मत आना. फाइनल एग्जाम पता लग गया ना मेरा प्री निकल गया है, फाइनल के लिए ऐसी आग लगा देना कि आपके जो पेरेंट्स वेट कर रहे हैं ना, कि उनके जो सपने चल करके सिटी में गए थे, वो गांव में जब लौटे हैं तो पूरे होके लौटे हैं. तो प्री निकल जाए, फाइनल में आग लगा दो. और अगर प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिगिनिंग कर रहे हो, तब तो भाई साहब कसर मत छोड़ देना. क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के सपने तुम्हारे थ्रू निकले हैं बाहर. तुम बाहर नहीं पढ़ने गए, तुम नहीं एग्जाम देने आए. वो जो सोसाइटी ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत नाइंसाफी करी है ना, वो बाहर निकले हैं, तुम्हारे थ्रू निकले हैं, तुम्हें पूरे करने हैं. तो बेटा जी, एग्जाम चाहे प्री हो चाहे फाइनल हो, लौट के नहीं आना है, तोड़ के आना है. ठीक है,
चलो, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, वही है, पैरा जंबल है, बस 4 हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसका हमें फिर आंसर फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान देंगे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे 4 ऑप्शंस को। पहला बोल रहा है हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो हेल्दी और मजबूत जो पेड़ होते हैं वो कार्बन सिंक्स के रूप में एक्ट करते हैं, मतलब सिंक करते हैं उनको, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो कार्बन है उसको ऑफसेट करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो उसको ऑफसेट कर रहे हैं, यानी खुद में ले लेते हैं वो। एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उसको कम कर देते हैं। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो पैराग्राफ है वो पेड़ों की बात कर रहा है, ट्री की बात कर रहा है। बी हमारे पास में क्या है, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। ट्रीज जो है वो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। थ्रू देयर लीव्स एंड bark they absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe। वो क्या करते हैं, उनकी लीव्स के द्वारा क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, खुद में ले लेते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो, एंड रिलीज और छोड़ते हैं क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ, हमारे लिए क्लीन ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ताकि हम लोग श्वास ले लें अच्छे से। सी क्या है, यानी एक बात तो साफ है कि पेड़ों की बात कर रहा है तो ये पेड़ों में बाद की बात हो रही है, तो ये तो इसका नहीं हो सकता, नाउन बिगिनिंग में आनी चाहिए, तो ये नाउन बीच में आ रही है ट्रीज, तो ये इसके रेफर कर रहा है, ये इसकी बिगिनिंग नहीं है, यानी ए इसकी बिगिनिंग नहीं है, तो अपन फिर ए वाले को निकाल ही देते हैं भाई, कंफ्यूजन क्यों रखे। सी देखो क्या लिख रहा है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। जो इंक्रीजिंग लेवल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कोज्ड बाय डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई हो रही है उससे जो लेवल बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जीव जंतुओं का, जीव जंतुओं के कंबशन का, जलने का, ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या करता है, हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। अब देखो बात पकड़ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कॉज होता है वो बता रहा है, और वहां क्या बता रहा है कि पेड़ ही है जो उसको सिंक कर लेते हैं। यानी ये जो लाइन है ना, ये वाला जो सी वाला है वो उसके बाद में ए आना चाहिए, क्योंकि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो चुकी है, फिर बता रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से पेड़ों को पेड़ किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक कर लेते हैं। फिर डी देखो, इन अर्बन एनवायरमेंट्स ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेस like nitrogen oxides, ozone and carbon monoxide and swap up particles like dust and smoke। तो जो अर्बन इन्वायरमेंट्स हैं, जो शहरी इन्वायरमेंट्स हैं, उसमें ट्रीज क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं पोल्यूटेंट गैसेज हो गई, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ओजोन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, इन सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जैसे डस्ट है, स्मोक है, उसको अपने अंदर वो ले लेते हैं। अब कहने का मतलब समझो, यहाँ आया था पोल्यूटेंट्स, यहाँ पोल्यूटेंट्स आ रहा है, तो इस बात की कंटिन्यूटी इस बात के अंदर है, और नाउन कहाँ पे है, पेड़ों की बात चल रही है, पेड़ों की बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, तो पहले आएगा बी, ट्रीज हेल्प अस टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड bark दे एब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। ट्रीज हमारे लिए जो क्लीन एयर है वो छोड़ते हैं, हम लोग उन उन वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, है ना। और इन अर्बन एनवायरनमेंट्स ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स गैसेस लाइक, ये सब वो अपने अंदर ले लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर आता है सी, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी डी सी ए। फिर आ रहा है सी, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, और फिर आएगा ए। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ही पैटर्न सही हो गया है ना। तो ये इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट लेवल हमारे लिए नहीं था, हमने बड़ा ही, अगर ध्यान देंगे ना, तो अगर पैराजंबल जैसे मैंने बोला वो 2 सेशंस, पैराजंबल के अगर वो 2 सेशंस जाके आप चेक करोगे तो वाकई में यू विल रियलाइज कि वो जो 2 सेशंस हैं दोज आर ऑफ ट्रमेंडस हेल्प, आपको बहुत हेल्प वो करने जाएंगे। एंड नॉट ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू,
benefit you, but also इट इज़ गोइंग टू मेक यू लर्न न्यू थिंग्स एज वेल। आपको काफ़ी सारी नई बातें भी वो सिखाने के लिए आपको आगे प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, चलो भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ध्यान से पढ़ो। ठीक है ध्यान देंगे भाई, ध्यान देने वाली बात क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो एक्सप्रेस करता है दिए गए सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में। क्या लिखा हुआ है, शिखा सेड, शिखा ने कहा, द हैवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रेवल प्लान्स। शिखा ने बोला है कि जो हैवी रेन है उसने मेरे सारे के सारे ट्रेवल प्लान्स को स्पॉइल कर दिया है इस हफ्ता। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना मेरे भाई, ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, ये अगर पास्ट में दिया हुआ है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच यानी कुछ कहना, तो ये स्पीच है, ये सेंटेंस है, ये वर्ब वाला पार्ट है। अब वर्ब वाले पार्ट में एक और खास बात है कि अगर इसके साथ में आपका कोई ऑब्जेक्ट लगा आता, टू लगा करके, तब ये सेड टोल्ड में चेंज होता है। और अगर टू लगा के नहीं लिखा हुआ कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो ये सेड का सेड रहेगा, ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो पहली बात, शिखा सेड इसमें आ रहा है, शिखा सेड इसमें आ रहा है, शिखा सेड इसमें आ रहा है, तो शिखा टोल्ड वाला तो भैया निकाल ही दो, ये तो होगा नहीं, और यहीं आप फंसोगे भाई, बता रहा हूं, यहीं फंस जाओगे। फंसना नहीं है, फंसो मत, हंसो। ठीक है, चलो आगे पढ़ो भाई। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये वाला तो हमने मिशन पहले वाला पूरा कर लिया। आगे क्या बोल रहा है, द हैवी रेन्स दिस वीक, दैट कंजंक्शन आएगा, सिंपल सेंटेंस है इसलिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, और जो एक्सक्लेमेटोरी है वो नहीं है, ना ही इंपेरेटिव है, तो इस प्रकार से चलेगा। द हैवी रेन आ गया, हैवी रेन आया, ठीक है, द हैवी रेन आ गया। अब टाइम चेंज की बात करते हैं। दिस वीक है, दिस वीक किस में जाना चाहिए, दैट वीक में जाना चाहिए, तो दैट द हैवी रेन दैट वीक, यहां तक सही है। दैट द हैवी रेन दैट वीक, ये भी यहां तक सही है। द हैवी रेन दैट वीक, ये वाला भी सही है। आगे देखो, हैड स्पॉइल्ड, अब टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है हमारा, पास्ट में है, तो यहां से अपन हैज वाला तो निकाल दो भाई, हैज वाला निकल गया। अब बचता है हमारे पास में दो, या तो हमारे पास में ए आए या हमारे पास में बी आए। आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ तो गड़बड़ होगा। तो द हैवी सॉरी, ये तो निकल गया था ना, तो ये निकल गया था, ये भी निकल गया था, बचा क्या, डी वाला बचा, सॉरी, हाँ डी वाला बचा। तो डी वाला तो फिर वैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दिस वीक आ रहा है, दैट वीक तो दिया नहीं है बंधु मेरे। जब दैट वीक नहीं दिया है तो हमारा काम वैसे ही हो गया। हमारा आंसर क्या बनेगा, शिखा सेड दैट द हैवी रेन दैट वीक हैड स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रेवल प्लान्स। शिखा ने कहा कि उस हफ्ता जो हैवी रेन हुई थी उसने सारे के सारे ट्रेवल प्लान को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। और ये बड़ी ही खास बात है, ये अंडरस्टैंडिंग करना बड़ी ही खास बात है, कि ये वाला जो पार्ट है ना मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये टाइम वाला जो पार्ट है, ये टाइम वाला पार्ट बहुत काम खराब करता है। इसलिए जब भी एग्जाम में जाओ तो एक ये टाइम टेबल जरूर पढ़ के जाना, कि जो समय, वर्ब तो बदलेगी, टेंस तो बदलेगा, बट हमें ये भी पढ़ के जाना है कि अगर एग्जाम में हमारे पास में ऐसा समय वाला क्वेश्चन आ जाए, टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए, विल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टाइम का भी पता होना चाहिए। भाई टाइम फ्रेम कैसे बदलेगा, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, जैसे मान लो आ गया टुमारो, तो टुमारो द नेक्स्ट डे में जाएगा या किस में जाएगा, वो चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी। तो जैसे दिस है दैट में जाता है ना, तो ये सही है। और ये क्या था, माई, माई हमारे पास में क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होने के लिए सब्जेक्ट के पास जाता है, तो सब्जेक्ट लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, हर आया। स्पॉइल्ड ऑल हर ट्रेवल प्लान्स, है ना। तो इस बात को नोट करके चलना है। और सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रियलिटी बता रहा हूँ, कि अगर नरेशन को बिल्कुल पकड़ बना लेनी है अपने अंदर, पकड़ बनाना चाहते हो नरेशन को, तो नरेशन का सेशन जाकर के देखना। अब बाकी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे आ रहा है? तो बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं ना जा कर के, तो सिर्फ़ टैब में आकर सवाल पूछने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो कम्युनिटी टैब में आओगे, सिर्फ़ सवाल पूछोगे, तो वो आपके लिए फिर बेनिफिट तो मिलेगा नहीं आपको। आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही है वहाँ से। सवाल पूछ रहे हो, रिप्लाई देने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि उस चीज़ का क्या रिप्लाई दूँ, जो चीज़ है आधे घंटे में समझने वाली। मज़े की बात है ना। अब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो जो सिर्फ़ जवाब जिसका 10 मिनट में 15 मिनट में मिलेगा। अब मैं उसका जवाब कैसे आपको 30 सेकंड में लिख कर के दे दूँ, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आई अपोलोजाइज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज़। ठीक है? तो ये है, और यही बातें थी आज की। 1-2 बस बातें थोड़ी-सी, हाँ, ये नहीं, ये रिवील नहीं करना है। ये अगले सेशन में, अगली बारी में करेंगे, और अगली बारी तभी करेंगे भाई जब आप लोगों का इसको बहुत प्रेम, प्यार, स्नेह मिलेगा। और देखता हूँ कौन-कौन सा बच्चा इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता है, और फिर मेरे पास में डिटेल आती है कि सर मैंने लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस पे। और जो-जो बच्चा लगाएगा व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे टैग कर देना फिर, ये वाली मेरी इंस्टाग्राम आईडी लगी हुई है। ये इधर किधर है? इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ है। तो ये इधर मेरी इंस्टाग्राम आईडी लगी हुई है। इस पे जाकर के फॉलो कर लेना, और फॉलो करके वहाँ मुझे बताना टैग करके कि स्टोरी पे सर मैंने स्टोरी पे लगाया है। तो मुझे पता लगे कि हाँ भाई, बच्चों ने सही में पढ़ा भी है, मेहनत भी करी है, और मेरी बात की बात भी रखी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही भाई। सभी भाई मस्त रहना, स्वस्थ रहना। सभी मेरे जो प्यारे बच्चे हैं स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मेहनत करते रहना। जीवन में मेहनत करने वाला कहीं न कहीं पहुँच ही जाता है। बेटर लेट देन नेवर। नहीं शुरू करने से बढ़िया है कि शुरू करें, आज करें, अभी करें। और पेरेंट्स के ड्रीम्स को, कीप योर पेरेंट्स ड्रीम्स अहेड ऑफ योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स से जो अपने पेरेंट्स के ड्रीम है, वो हमेशा ही आगे रखें। आगे रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो उनके सपने ही जो है ना, वो आपके थ्रू देखते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राधे, टेक केयर।